नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 17 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक लिंक रखी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने और एमसीक्यूज सॉल्व किए बिना प्रिपरेशन हमारी अधूरी होती है। और आजकल हर एग्जाम में एमसीक्यूज करंट अफेयर से पूछ रहे हैं, तो ये जो आज के टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और आपको उस एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें 17 अप्रैल 2024 की सबसे पहली न्यूज़ मिल रही है वो है अश्वगंधा को लेके। अश्वगंधा आपने सुना तो होगा ही, बिल्कुल ये नाम कहीं ना कहीं तो पक्का सुना होगा, और इसको कहा जाता है विथेनिया सोमनिफेरा। ये बात अलग है कि विथेनिया सोमनिफेरा बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट अश्वगंधा जो है ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला नाम है। और ये जो करंट अफेयर ये न्यूज़ है, इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। अश्वगंधा जो है इसको एक ग्लोबल अटेंशन मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से इसको डिमांड आते जा रहे हैं और ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। बहुत सारे देशों में अभी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। बैकग्राउंड ये है कि एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, उसमें ये बताया गया कि किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए या फिर फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए और बहुत कुछ चीज़ों के लिए ये जो अश्वगंधा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट करता है अगर आप स्ट्रेस में हो तो। दूसरा जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस है, अगर कॉग्निटिव फंक्शंस नहीं पता तो आपको ये बता दूं कि जो भी मेंटल प्रोसेस है, जैसे कि कुछ चीज़ें जानने की, लर्निंग की या फिर चीज़ों को समझने की, ये भी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है अश्वगंधा से। उसी के साथ साथ आपका फिजिकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें पता चलने के बाद अश्वगंधा जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। अश्वगंधा के बारे में देख लेते हैं। अश्वगंधा जिसे विथेनिया सोमनिफेरा कहा जाता है, इसको इंडियन गिनसेंग भी कहा जाता है या फिर विंटर चेरी भी कहा जाता है। ये एक प्रोमिनेंट हर्ब है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा का एक बहुत ज़रूरी ये एक तरह से हम कहेंगे प्लांट है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हमारा आयुर्वेदा सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है हमारे इंडिया का, और यहाँ पे आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इट इज़ रिनाउंड फॉर एन एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है ना, तो इसमें काफ़ी अलग से आपको प्रॉपर्टी मिलती है जिससे आप चीज़ों को आपकी माइंड जो होता है वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। यानी बॉडी जो है ऐसी बनती है जो आपके स्ट्रेस को मैनेज कर ले, है ना, तो ईजिली अडॉप्ट कर लेगी, ईजिली मैनेज कर लेगी अगर आप अश्वगंधा का यूज़ करते हो तो बेनिफिट काफ़ी है। यूजेस जो है अश्वगंधा के उसमें जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिडक्शन। अश्वगंधा जो होता है ये आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं ये कम करता है, और इस कारण ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स है ये काफ़ी आपको कम दिखने मिलते हैं। तो अश्वगंधा ये चीज़ें कम करेगा। दूसरा एथलेटिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिजिकल परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तीसरा है कॉग्निटिव फंक्शंस यानी वही कि आपके मेमोरी और ब्रेन के फंक्शनिंग को भी अच्छा करता है। अगला एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, यानी हम कहेंगे विथ एनोलिड्स। इसमें एनोलिड्स है, ये जो होते हैं ये अश्वगंधा को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, यानी आपको ये काफ़ी पेन रिलीफ और ये सब चीज़ें में भी यूज़ होता है। और इतना ही नहीं तो स्लीप इंप्रूवमेंट होता है। कुछ स्टडी तो ये भी कहती है कि स्लीप की क्वालिटी, आपकी अच्छी नींद आना, ये भी अश्वगंधा आपको करा सकता है। तो जिनको अच्छी नींद नहीं आती उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतने बेनिफिट्स है, और अश्वगंधा के बेनिफिट जब पूरे वर्ल्ड में पता चलने लग गए हैं तो अश्वगंधा की डिमांड जो होती है ये काफ़ी बढ़ने लगी। तो देखिए हमारे यहाँ का हर्ब कितना आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था हिंदू बिजनेस लाइन। उसके बाद की जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में और सिक्योरिटी इश्यूज में। सिक्योरिटी इश्यूज को लेके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, या फिर ज्योग्राफी में भी अंडमान निकोबार से क्वेश्चन आपको आ सकता है। कंटेक्स्ट क्या है, काफ़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग इवेंट्स हुए पूरे वर्ल्ड में कि उससे हमें पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओशन पावर के लिए। हमारी नेवी, ओशन पावर, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार जैसी लोकेशन बहुत कम देशों को मिलती है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो रैपिड एनहांसमेंट हो रहा है, जैसे कि चाइना की जो नेवी है वो भी काफ़ी खुद को बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, यानी हम कहेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाना चाहता है। तो इंडिया पहले ईस्ट की तरफ, यानी हम देखेंगे इंडिया के ईस्ट में कुछ देश है, वेस्ट में कुछ देश है, तो इंडिया अब ये चाहता है कि वो ईस्ट के देशों के साथ कुछ मिलकर काम करे, कोऑपरेशन के साथ मिलकर काम करे। तो यहाँ पे हम हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमें कनेक्टिविटी देते हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। तो ये काफ़ी
अच्छी एक बात है। तो इंडिया भी ये करना चाहता है, तो ये हमें बहुत अच्छा है। तो इस कारण हम सोच रहे हैं कि इंडियन आइलैंड जो है जैसे कि उनको डेवलप किया जाए, बट इन जनरल सभी इंडियन आइलैंड्स को डेवलप करना है, बट इन पर्टिकुलर हमें अंडमान निकोबार को पहले डेवलप करना है, ऐसी इच्छा इंडिया की तरफ से दिख रही है। बैकग्राउंड ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये 700 नॉटिकल माइल्स पे लोकेटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, है ना। तो हम कहेंगे कि ये इतने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, हमसे 700 नॉटिकल माइल से हम कहेंगे कि इतना दूर है, और ये आता है 1300 किलोमीटर। नॉटिकल माइल्स को अगर आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो इतना आता है। अब बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये हमारे जो देश है उसका कोस्ट है, ये वाला, ये जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, जहाँ कोलकाता आपको, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब देखने मिलता है। ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने मिलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के यहाँ आपको मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देश देखने मिलते हैं। उसी के अलावा आपको नीचे भी कुछ यहाँ पे देश देखने मिलते हैं अलग अलग। यहाँ पे आपको मलाक्का स्ट्रेट्स भी देखने मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से काफ़ी सारी शिप्स आना जाना करती है। अब देखते हैं अंडमान निकोबार में के हर चीज़ को पढ़ते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है दे शेयर 4 ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन। अगर देखा गया तो किस किस के साथ हम, हमारे जो नेवी वाली चीज़ें है, या फिर हमारे जो पानी वाला है, या मैरीटाइम हमारा जोन है, वो किसके साथ शेयर करता है? तो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो ये जितने भी देश है, यहाँ से आपको इन देशों को आपको कनेक्टिविटी मिलती है अंडमान एंड निकोबार से। मलाक्का स्ट्रेट जो होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक मेन वाटर वे है जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक से, और ये यहाँ तक जाने को अंडमान निकोबार से अगर आप जाना चाहते हो, हम कहेंगे ये मलाक्का स्ट्रेट तक, तो ये एक दिन से कम का समय लेता है, यानी लगभग एक दिन में आप पहुंच जाओगे। तो देखिए यहाँ से आप फिर कनेक्ट हो जाओगे आगे पैसिफिक ओशन को। तो इंडियन ओशन से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो पैसिफिक ओशन को, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगला है कि सीवियर डिसरप्शन एंड रोबस्टिंग ऑफ शिपिंग, है ना। तो कभी कभी हमें जो बाकी के देश होते हैं उनको शिपिंग, यानी एक शिप यहाँ से दूसरे जगह से एक जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी डिसरप्शन होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स चलते रहते वर्ल्ड में। जैसे बीच में हौती अटैक चल रहा था, तो ये अटैक्स के चलते जो रेड सी में चल रहा था, शिप्स जो है ये काफ़ी डिसरप्ट हो गई थी। तो उनको हैड सर्व्ड इट येट अनदर हार्श एंड एक्सपेंसिव रिमाइंडर है, क्योंकि नेवी पे ध्यान देना चाहिए, हमें पता चलता है, क्योंकि ये एक मैरीटाइम चोक पॉइंट बन जाते हैं, यानी हमारा जितना भी नेवी, या फिर हमारे जो भी नेवी छोड़ दीजिए, बट हमारे जो भी ट्रेड करने वाली शिप्स है वो कहीं ना कहीं चोक हो जाती है, इस तरह की चीज़ें चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस कंटेक्स्ट में अगर देखा गया तो मलाक्का स्ट्रेट जो होता है, मोर देन 90,000 मर्चेंट शिप्स यहाँ से गुजरी है, जो 30% वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स लेके गई, और वो यहाँ से पास होती है, अंडमान निकोबार के पास से होते हुए ये निकलती है। तो इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी शिप्स जा रही है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसका इंडिया यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंडिया का ही ये आइलैंड है जहाँ से काफ़ी सारी शिप्स को जाना पड़ता है काफ़ी बार। अब जैसे कहीं पे अटैक चल रहे तो उनको ये रास्ता लेना पड़ता है, और यहाँ से होते हुए शिप जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे आइलैंड्स के पास या उसके होते हुए वो जाती है, तो हम भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम भी ट्रेडिंग में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर अंडमान एंड निकोबार को डेवलप किया गया तो। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो होता है उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर देखा गया तो बिजिएस्ट सी लेन इन द वर्ल्ड है ये, उनमें से एक है। जितने भी ऐसे समुद्र के रास्ते हैं जो सबसे बिजी है, जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार चलते हैं, उनमें से एक अंडमान एंड निकोबार है। तो ये इंडिया को एक गिव इंडिया द रीच टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, है ना। तो इंडिया भी मॉनिटर कर सकता है कि भाई देखो कि साउथ चाइना सी से, यानी पैसिफिक ओशन से होते हुए तो अंडमान सी तक, यानी इंडियन ओशन तक जो जा रहे हैं वाया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, तो ये की टू ट्रेड है, ऑयल शिपमेंट्स यहाँ से इंडो पैसिफिक जा सकता है। तो इंडिया इसको मॉनिटर कर सकता है, इंडिया अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे यहाँ से जब जा रहा है तो हम भी इसके ट्रेड के कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो होता है ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस है। कोई भी अगर अटेम्प्ट करता है ईस्ट से इंडिया के नेवी पे, तो सबसे पहले हम उसको रोक सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पे। कोई भी अगर अटैक कर दे ईस्ट से हमारे ऊपर, तो हम डायरेक्ट इंडिया पे अटैक करने से अच्छा उसको अंडमान निकोबार पे ही उसके नेवी को रोक सकते हैं, और उनको इंडिया, हमारे जो मेन लैंड है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये भी यहाँ से किया जा सकता है। तो ये सब अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंस है, तो इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है अंडमान निकोबार में? अब तक तो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रीज़न क्या है कि स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। सबसे पहले इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेन लैंड से, और काफ़ी डिफिकल्टीज़ है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हमारे देश से काफ़ी दूर है।
वहाँ से कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ले जाना और फिर वहाँ डेवलप करना, ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है सरकारों को। दूसरा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की। वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस का अगर करना है तो काफ़ी, एक तरह से हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पेड़ काटना पड़ेगा क्योंकि आइलैंड पे काफ़ी सारे पेड़ है, तो ये बड़ी प्रोसीजर होगी कॉम्प्लेक्स। और सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, यानी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम अंडमान निकोबार को डेवलप करना चाहते हैं, तभी ये डेवलप होगा। अब की एरियाज कौन से हैं जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के? सबसे पहला तो है डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट एयरफील्ड। हमें अलग से एयरफील्ड बनानी पड़ेगी, बड़े बड़े रनवेज बनाने पड़ेंगे मॉनिटर करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए। यानी सी के एरिया एयरक्राफ्ट से हमें, या फिर सरफेस प्लेटफॉर्म से, या फिर रास्ते के थ्रू हमें मॉनिटर करने पड़ेंगे। देखना होगा कि कौन से कंट्रीज़ की शिप कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है, ये सब हमें मॉनिटर करना होगा। दूसरा है वर्क ऑन गैलेथी बे। तो गैलेथी बे करके एक बे है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, तो यहाँ से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं ये यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स यानी ऐसे पोर्ट्स जो एक देश से दूसरे देश के पोर्ट को या शिप्स को आना जाना अलाउ करते हैं। तीसरा है मैरीटाइम सर्विसेज हमें वहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे रिपेयर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, जो गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, ऐसी सर्विसेज हमें डेवलप करनी पड़ेगी इंटरनेशनल और इंडियन शिपिंग के लिए। उसके बाद चौथा है कि रोड नेटवर्क्स अच्छे बनाने पड़ेंगे। हाई स्पीड इंटर आइलैंड फेरी सर्विस बनानी पड़ेंगी। आइलैंड के आइलैंड में जो फेरी सर्विस दे सकती है, ऐसी इंटर हाई स्पीड वाली इंटर आइलैंड फेरी सर्विस देनी पड़ेगी। या फिर सी प्लेन टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे, समुंदर में चलने वाले प्लेन्स के टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। अगला है फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो होगा वो कराना पड़ेगा विथ मिनिमम रेड टेप। यानी यही है कि काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें हैं वो ना करते हुए, या फिर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने खुद इसको रोकना नहीं चाहिए। रेड टेपिज्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जानबूझ के उसको रोक रही है, या फिर जानबूझ के क्लियरेंस को बढ़ावा नहीं दे रही है, या फिर डिपार्टमेंट कुछ क्लियरेंस देने वाले जो है वो रोक रहे हैं जानबूझ के, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगला है कि प्लांट हैबिटेशन, यानी हैबिटेशन ऑफ इनहेबिटेड आइलैंड्स है ना। तो जहाँ पे हम कहेंगे कि इनहेबिटेड आइलैंड्स है, आइलैंड में ऐसी जगह जो है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ हैबिटेशन प्लान करना पड़ेगा, तो जिससे हम कहेंगे कि लोगों को भी जगह मिल सके। अगला है इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स कुड बी एनकरेज। तो जो भी लोग वहाँ पे बिजनेस या फिर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, उनको इको फ्रेंडली मैनर में शुरू करने देने का मौका देना चाहिए। यानी वही है कि एनवायरमेंट को ना डिस्टर्ब करते कुछ हम वहाँ पे एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स डाल के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और पोर्ट्स और फ्यूल स्टोरेज जो होंगे वो भी वहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे। फ्यूल के स्टोरेजेस बोलिए या फिर शिप्स के रुकने के लिए पोर्ट्स बोलिए, ये सब डेवलप करना ज़रूरी है। तो तभी हमारे अंडमान निकोबार का जो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो थे ये न्यूज़ में रहे, और इस न्यूज़ का जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है लेक करीबा को लेके। लेक करीबा जो है ये न्यूज़ में रहा, और ये इंडिया का लेक नहीं है, जिम्बाब्वे का लेक है। तो हम कहेंगे इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है, लेक से है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वाटर लेवल जो है लेक करीबा में, जो कि जिम्बाब्वे में आता है, यहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एल नीनो ड्रॉट आया। ड्रॉट यानी सूखा पड़ना। एल नीनो जो होता है, एल नीनो के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हॉट होने लगता है। एल नीनो इफेक्ट कहते हैं इसको। एल नीनो में टेम्परेचर हॉट होने लगता है और इस कारण रेनफॉल कम होने लगता है सदर्न अफ्रीका में कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और उस कारण जो लेक्स का पानी या फिर पानी का लेवल है वो गिरने लगता है। तो ये लेक करीबा में देखने मिला। तो लेक करीबा जो है ये न्यूज़ में रहा। तो लेक करीबा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिम्बाब्वे में, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेक करीबा की बात यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेक करीबा है, यहाँ पे आएगा लेक करीबा। यहाँ ज़ैम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है, ये बोत्सवाना है, तो ये सब आपको मोज़ेम्बिक है यहाँ पे, तो अलग अलग है। यहाँ अंगोला है। तो आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अफ्रीका में आएगा, कॉन्टिनेंट में। तो लेक करीबा के बारे में जान लेते हैं। लेक करीबा एक वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ना। तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल जो लेक बनाया गया है वो है लेक करीबा, और रिजर्वायर है बाय वॉल्यूम में सबसे बड़ा रिजर्वायर जो पानी को जमा करके रखता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया। इसको बनाया गया था, इट वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ करीबा डैम, है ना। एक करीबा डैम बनाया, ये बनने के बाद हम कहेंगे करीबा डैम बनाया जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड में, और जो फ्लडेड करीबा जॉर्ज था, यहाँ पे हम कहेंगे गॉर्ज था, करीबा गॉर्ज जैम्बेजी रिवर पे। तो ये करीबा गॉर्ज जो था यहाँ पे हम कहेंगे कि काफ़ी सारा पानी फिर मिलने लगा एक डैम बनने के बाद। फिर यहाँ पे जो लेक होता है ये बनाया गया और इसको फिलअप किया गया ये 1958 से 1963 के बीच में। तो ये काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का दोनों कंट्री के लिए। अगर अब देखिए कैसा होता है, अगर हम कोई डैम बनाए तो पानी रुकने लगता है। पानी रुकने लगता है तो इस पानी का जब लेवल बढ़ने लगा तो इसको कहीं डाइवर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया गया बड़े वॉल्यूम का, ये
फिर इसको डैम नाम दे दिया, लेक नाम दे दिया गया, लेक करीबा, और लेक करीबा में ये पानी डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो करीबा गॉज था, एक ये बन जाता है जैम्बेजी रिवर पे, यानी वहीं पे कि वो पानी जमा होने लगता है, ऐसा गॉज बन जाता है। तो यहाँ पे आता है जैम्बेजी रिवर का पानी, और उसके बाद वहाँ पे ये लेक को पानी मिलते रहता है। ऐसा करीबा लेक जो होता है ये काम करता है। अगर देखा जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इससे बनाया जाता है, यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो इसका पानी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो ये ड्रास्टिक डिक्लाइन जो देखने मिल रहा है आपको वाटर लेवल का लेक करीबा में, ये एक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बुरे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे हम कहेंगे उनके लाइवलीहुड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे कम हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती है ना, और काफ़ी सारा एनवायरनमेंट को भी काफ़ी हानि पहुँचती है लेक का पानी कम होने से। तो ये एल नीनो के कारण हुआ है। तो जिम्बाब्वियन गवर्नमेंट जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको एक नेशनल डिजास्टर। तो ये एक काफ़ी बड़ा क्राइसिस है, ऐसा ये कहा गया है, और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ज़रूरी भी है ठीक करना। तो ये अब नेशनल डिजास्टर बन गया जिम्बाब्वे का। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो लेक करीबा को लेके जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है मरीन कोल्ड वेव्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। तो मरीन कोल्ड वेव क्या होती है, ये तो आपको नाम से तो वैसे पता ही चल रहा है, मरीन है तो पानी से रिलेटेड है, कोल्ड वेव्स यानी पानी की कुछ वेव्स होगी जो कोल्ड होगी, ये भी आपको यहाँ पे कुछ पता चल रहा होगा। तो ये अब आपको पूरी तरह से पता चल गया है कि ये होता क्या है। तो जो इफेक्ट होता है ओशन वार्मिंग का आर प्रोफाउंड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, है ना। तो ओशन जो होते हैं वो वार्म होते जाते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है। बट कभी कभी आपको पता है यहाँ पे चेंज भी हो जाते हैं विंड के पैटर्न्स में, और ओशन करंट जो होता है ये कहीं ना कहीं ठंडे होने लगते हैं गर्म होने के अलावा। तो ये जो ठंडे होने लगते हैं ओशंस, अब ओशंस का टेम्परेचर आपको पता है गर्मी के कारण बढ़ता रहेगा, बट कभी कभी विंड का पैटर्न चेंज हो जाने से, जो गर्म विंड है वहाँ से नहीं बहने से या फिर पैटर्न चेंज हो जाने से क्या होता है कि सडनली ये ठंडी होने लगती है ओशन का वाटर। तो इसी को कोल्ड वेव्स कहा जाता है। बैकग्राउंड क्या है, जब किलर कोल्ड वेव आती है, इसको किलर कोल्ड वेव कहा जाता है, ये साउथ अफ्रीका के साउथ कोस्ट में आती है, मार्च 2021 में आई थी। तो ये किलर कोल्ड वेव जो बताई गई उसने हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स को यहाँ पे उनको मार दिया था, उनकी डेथ हो गई। तो उनके डेथ के पीछे ये किलर कोल्ड वेव जो है वो रेस्पॉन्सिबल थी। एटलीस्ट 81 स्पीसीज का लॉस हुआ था क्योंकि एकदम से ठंडा हो गया था पानी। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि इतनी सारी जो डेथ्स होती है उसमें वल्नरेबल मैंटा रेज एंड इवन स्पेसिमेंस ऑफ नोटोरियसली रोबस्ट माइग्रेटरी बुल शार्क्स, ऐसे बहुत अच्छी स्पीसीज भी इसमें मारी गई। तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छे स्पीसीज इसमें मारे गए थे, जैसे बुल शार्क्स जैसे या फिर मैंटा रेज जैसे। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ करना, यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन का काम हो जाता है जब ये मरीन कोल्ड वेव आती है। तो ये कोल्ड वेव्स को देखते हैं ये क्या होती है और क्या नहीं। तो कभी कभी हम जैसे देखते हैं तो अबाउट कोल्ड वेव्स, समटाइम्स जो पैटर्न होता है विंड का ये बदलने लगता है, और ओशन करंट जो होते हैं वो सडनली ठंडा करने लगते हैं। अब देखिए जो सरफेस टेम्परेचर होता है, यानी जो पानी का टेम्परेचर है, ज़मीन का टेम्परेचर है, ये कहीं ना कहीं रैपिडली ये गिरने लगता है 10 डिग्री से, या फिर मोर ओवर अ डेज और 2 ये 10 डिग्री तक होता है। और जब इस तरह की कंडीशन जब परसिस्ट करती है कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक, तो एरिया को कोल्ड वेव वाला एरिया कहते हैं। तो यानी 10 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो पानी का टेम्परेचर जब इतना होता है वो कुछ दिन तक उतना ही रहेगा, इसका मतलब कोल्ड वेव आना शुरू हो गया है। दूसरा है कुछ सर्टेन विंड्स एंड करंट जो होती है कंडीशंस, यानी वही ये विंड्स और करंट्स जो है, ओशन करंट्स जो है वो जो वेव्स की तरह ही आपको दिखते हैं। इस कारण जो सरफेस होता है ये ठंडा होने लगता है वार्म होने के अलावा, क्योंकि कहीं ना कहीं विंड में कुछ चेंजेस आए हैं। और ये होता है जब विंड्स और करंट्स जो होते हैं वो फोर्स करते हैं कोस्टल वाटर को, यानी विंड जो होंगे ये कोस्टल वाटर को फोर्स करेंगे कि वो ऑफशोर मूव हो। यानी पानी जो होता है उसको विंड इस तरह से फोर्स कर रही है कि वो पानी कहाँ तक पहुँच जाए, तो हम कहेंगे कि एक तरह से किनारे तक पहुँच जाए। तो उसके बाद वो वहाँ तक पहुँच जाता है, वो उधर चले जाता है। और आपको तो पता है पानी में जब रेज गिरती है सनरेज, तो पहले ऊपर का पानी गर्म होने लगता है, बाद में डेप्थ में गर्म होगा। नीचे का पानी हमेशा ऊपर वाले पानी से ठंडा ही रहता है। तो ये ऊपर का पानी अगर आगे चले गया तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। तो ये कोल्ड वाटर जो होता है डीप ओशन में से ऊपर आता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कहीं ना कहीं कोल्ड वेव वाली प्रोसेस। इन सम प्लेसेस जैसे कि कैलिफोर्निया बोलिए, यूएस वेस्ट कोस्ट में, यहाँ पे ये अपवेलिंग होते रहती है रेगुलरली अलॉन्ग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, है ना। ऊपर का पानी जो होता है वो आगे बढ़ जाता है विंड के कारण, और नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। नीचे का पानी ज़्यादा ठंडा होता है, बट लोकलाइज्ड अपवेलिंग जो होती है वो सीजनली होती है और कम होती है। तो कभी कभी जो भी एक एरिया में होगी वो कम होगी, और उस कारण हम
कहेंगे कि कभी कभी बेज जो है, अलग अलग बे, उस पे आपको देखने मिलती है, उसके एजेस पे देखने मिलती है। और वही है कि इंटरेक्शन होता है विंड, करंट और कोस्ट लाइन का, इन तीनों के बीच के कारण। यानी विंड जो होती है उसको ओशन करंट को कहीं ना कहीं क्रिएट करती है और वो पानी को आगे बढ़ा देती है कोस्ट लाइन तक, और वो ऊपर का पानी आगे चले जाता है और नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। तो पीछे के कुछ रिसर्च जो है उन्होंने और भी चीज़ें बताई है, प्रीवियस रिसर्च उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वही एक रीज़न है कि ग्लोबल विंड और करंट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। कुछ स्टडी ये भी रिवील कर रही है कि जो ट्रेंड है, जैसे हम कहेंगे कि एनुअल अपवेलिंग इवेंट्स होते हैं, साल भर में जो भी आपको ये ऊपर आने वाले इवेंट्स दिखते हैं, यानी नीचे का पानी ऊपर आने वाले अपवेलिंग इवेंट्स दिखते हैं, वो पास्ट 40 ईयर्स से देखने मिल रहे हैं। तो इस कारण हमें ये देखने मिल रहा है कि जो इंटेंसिटी ऐसे अपवेलिंग इवेंट्स की और जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच इवेंट, इन अदर वर्ड्स हाउ सीवियर एंड सडन दिस कोल्ड स्नैप्स वर, यानी पहले दिन में ही इतना अगर हो रहा है तो सोचिए कितना सीवियर होगा। पहले दिन से ही ये अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर देता है कि भाई देखो पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो आगे कितना और गिरेगा, ये बड़ा टेंशन का हिसाब हो जाता है। अब एक्सट्रीम अपवेलिंग अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर अपवेलिंग होने लगे, तो साउथ वेस्ट कोस्ट में जैसे होती है साउथ अफ्रीका के, मार्च 2021 में जो हुई थी उससे 260 एनिमल्स और 81 स्पीसीज़ की डेथ हो गई थी। देखिए स्पीसीज़ को भी एकदम से हम कहेंगे कि टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से आप वार्म वाटर में रह रहे थे और अचानक से, या फिर नॉर्मल वाटर में रह रहे थे और अचानक से पानी का जो टेम्परेचर है वो गिरने लग गया, तो इतने जल्दी वो अडॉप्ट नहीं कर पाते चीज़ों के, इस कारण उनकी डेथ होने लगती है। जो जैसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल फिश हो गए, शार्क्स हो गए, रेज हो गए, इन सब की डेथ होने लगती है। ओवरऑल हमारे जो ओशन है वो वार्म हो रहे हैं, बट कहीं कहीं पे हमें देखने मिलता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल स्पीसीज जो होते हैं, तो उनको कैसा होता है, वो पोल्स की तरफ हम कहेंगे कि आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स पोल्स, है ना। तो जब बहुत गर्म होते हैं तो ये स्पीसीज कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर आगे आगे बढ़ने लगते हैं। बट ऐसे अगर करंट सिस्टम बनने लग गए और शॉर्ट टर्म कूलिंग हो गई तो उनकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है और उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे जाते थोड़ा ठंडक मिले, बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इस तरह की कोल्ड वेव्स आने से, तो इनकी डेथ होने लगती है। तो इससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ट्रॉपिकल स्पीसीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं ओवरऑल वार्मिंग, जो अगर कंटिन्यू करे तो ठीक है, या फिर हम कहें कि कोल्ड वेव्स अगर बहुत ज़्यादा ना रहे तो ठीक है, अगर ऐसा होने लग गया तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स के कारण उनकी डेथ होने लगेगी, तो ये काफ़ी एक बुरी बात होगी। तो कोल्ड वेव जो है वो काफ़ी बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, थोड़े भी अच्छे नहीं माने जाते। कोल्ड वेव्स का आना एक धोखा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मरीन कोल्ड वेव्स न्यूज़ में रहे, और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था द हिंदू। अब हम आगे का करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो कि है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट को लेके, यानी हम आते हैं SRVA को लेके। तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट SRVA, और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। तो हुआ क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है पेमेंट मैकेनिज्म को। जो भी ट्रेडर्स इंपोर्ट कर रहे हैं पल्सेस फ्रॉम म्यांमार, इंपोर्ट कर रहा है यानी बाहर के देश से मंगाना, यानी जो म्यांमार से इंडिया में जो भी ट्रेडर्स है वो ये जो मंगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पेमेंट होगा वो काफ़ी इजी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे रुपी कैट डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम किया गया है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट से, पंजाब नेशनल बैंक के। यानी आप यहाँ से डायरेक्टली इनको पैसे दे सकते हैं, इस अकाउंट से आपको करेंसी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे कि भाई कन्वर्ट करके लाओ, ये करके लाओ, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है इसमें यही है कि कहीं ना कहीं ट्रेड ट्रांजैक्शन और एफिशिएंसी हमें बढ़ानी थी इन दो देशों के बीच में, म्यांमार और इंडिया के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार करना था। इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है पल्सेस काफ़ी सारी, हम कहेंगे कि जिसको आप दाल भी कह सकते हैं, वो अलग अलग, जैसे तूर की दाल, उड़द दाल म्यांमार से, और अपने डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये दाल जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, लगभग लोग रोज़ ही दाल खाते हैं अपने खाने में। तो हो सकता है एक ही टाइम खाए, बट रोज़ ही खाते हैं, काफ़ी सारे जगह 2 टाइम भी खाई जाती है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट है क्या, ये देख लेते हैं। स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट जो होता है ये एक अकाउंट होता है डोमेस्टिक बैंक्स में जो बनाया जाता है, होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी, विच इन दिस केस इज द इंडियन रूपी। यानी यहाँ पे समझ जाइए अच्छे से, ये एक अकाउंट होता है, ठीक है, दैट डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड, यानी वो कहाँ पे होता है, एक डोमेस्टिक बैंक में होता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में बना हुआ है। और किसके लिए होता है, ये फॉरेन बैंक्स के लिए होता है, जैसे म्यांमार के कुछ बैंक्स के लिए बनाया जाएगा, और यहाँ पे यहाँ की करेंसी चलेगी, पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चलेगी, यानी इंडियन नेशनल रुपीज़ में ही यहाँ पे जो भी होगा व्यापार हो पाएगा। इस कारण जो डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस उनके क्लाइंट्स को, जो ग्लोबल बैंकिंग नीड्स के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़े हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो
जैसे अब किसी को म्यांमार के साथ व्यापार करना है तो उसको म्यांमार की करेंसी लाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर देगा, आप रुपीज़ में ही यहाँ पे डील करोगे, पंजाब नेशनल बैंक म्यांमार के साथ वो रुपये को जो भी करेंसी में कन्वर्ट करके भेजना है वो भेज देगा। इस तरह की चीज़ें होगी, आपको फिजिकली खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे अब्रॉड यानी कहीं बाहर के देश में जाके हमारे देश में ही ये सब पेमेंट्स आपके हो जाएंगे। उसी के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है SRVA मैकेनिज्म, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो रुपीज़ में ही हो जाए, आपको म्यांमार के जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करके लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो SRVA है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ को कहीं ना कहीं जो भी ग्रोथ हो रही है ग्लोबल ट्रेड की उसको बढ़ाया जाए, यानी जो व्यापार चल रहा है उसको अच्छा किया जाए, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडियन एक्सपोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। तो इंडिया से भी चीज़ें बाहर जाना ईजी हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें होगी, तो पेमेंट जो है वो बैंक्स में डायरेक्टली हो जाएंगे, और पोजीशन जो होगी रुपये की एज एन इंटरनेशनल करेंसी वो भी बढ़ सकती है अगर इंटरनेशनल व्यापार अगर रुपीज़ में होते रहे तो। SRVA क्यू ये अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होता है वो प्राइमरीली यूज़ करता है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, जैसे $US में आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, पाउंड में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा रुपीज़ को, उसके बाद ही आपके ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। SRVA जो होगा वो एडिशनल अरेंजमेंट करके देता है, जो आपको डायरेक्टली जो आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो रुपीज़ में होना अलाउ हो जाता है। तो इस कारण कॉस्ट जो होती है, जो करेंसी कन्वर्जन के जो पैसे लगते हैं, ये लगता है वो सब कम हो जाती हैं, और ट्रेड प्रोसेसेस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। की कंपोनेंट्स क्या है SRVA के? सबसे पहले इनवॉइसिंग, जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं इनवॉइस्ड होंगे इन इंडियन रुपी, यानी इंडियन रुपी में ही उनके बिल बनेंगे या फिर वो पेमेंट वैसे ही होंगे। एक्सचेंज रेट जो होगा वो करेंसी के बीच में ट्रेडिंग पार्टनर के और हमारे, वो मार्केट डिटरमाइंड होगा, यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है वही रेट पे यहाँ पे करेंसी जो है उसका कन्वर्जन हो जाएगा, एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब आप सोचोगे PNB क्या करेगा, तो PNB RBI से ले लेगा डॉलर और वो वहाँ से उधर पेमेंट कर देगा और आपके रुपीज़ जो है वो PNB में डाल देगा। तो इस तरह की ये चीज़ें होती रहेगी। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो डायरेक्टली आप पैसे जो होंगे डॉलर में जो है वो उधर डाल दोगे एक बैंक में और वो आपको रुपीज़ में दे देगा। इस तरह से इजीली चीज़ें हो जाएगी। फाइनल सेटलमेंट आपको इजीली हो जाएगा, INR में ही होगा, इंडियन नेशनल रुपीज़ में ही आपका फाइनल सेटलमेंट भी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले ट्रेड का प्रमोशन होगा, ट्रेड इजीली हो सकता है इंडिया और बाकी देशों के बीच में, जैसे एग्जांपल रशिया, तो वो जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पे भी हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे। करेंसी रिस्क जो होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम INR को यूज़ कर रहे हैं, इंडियन नेशनल रुपीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज जो है एक व्यापार करने वाले दोनों पार्टीज, वहाँ करेंसी फ्लक्चुएशन जो होगा वो अवॉइड हो जाएगा, और उससे एसोसिएटेड रिस्क, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये रिस्क नहीं है कि भाई अब मैं मार्केट में अभी जो कर रहा हूँ उससे मेरा कन्वर्जन होगा क्या, फिर कितने रुपए मिलेंगे या कितना डॉलर मिलेगा उसका, ये सब नहीं होगा। और कॉस्ट एफिशिएंसी होगा, यानी मल्टीपल करेंसी कन्वर्जन जो होंगे करते रहेंगे, इससे कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा लगती है तो बिजनेस की कॉस्ट या कम हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट इंडियन नेशनल रुपीज़ में ही हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती है। तो SRVA सिस्टम इसे कहा जाता है, और इसका सोर्स जो था इस करंट अफेयर का वो था लिव मिंट। अब बारी है आज के प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक रिसेंटली हैड एंड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ड्यू टू एल नीनो ड्रॉट? फर्स्ट चिलिका, सेकंड पैंगांसो, थर्ड इज कैस्पियन एंड फोर्थ इज करीबा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, Withania somnifera recently seen in news is a herb, an invasive plant, a vaccine, a turtle. Third question is, with reference to the special rupee Vostro account SRVA, consider the following statement. SRVA is an account that domestic banks hold for foreign banks in foreigners' domestic currency. SRVA facilitates smoother trade between India and other nations, including those facing sanctions. Third is, exchange rate between the currencies of the trading partner and countries is market oriented. How many of the statements given above are correct? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन? आपको जो भी आंसर सही लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमने पिछले करंट अफेयर्स के लेक्चर में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर्स जो है वो है 15 और 16 अप्रैल वाले। क्वेश्चन 1 का B, क्वेश्चन 2 का C, क्वेश्चन 3 का C, क्वेश्चन 4 का D, क्वेश्चन 5 का C। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, और आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।